अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा जो क्वेश्चन है ये दो तरह से इसका क्वेश्चन आता होता है। मैं पहले इस सिचुएशन को आपको समझाता हूँ ये कि आज का टॉपिक क्या है, बाद में इसके किस तरह के क्वेश्चन पॉसिबल हैं वो मैं एंड पे आपके साथ जो है ना उसकी डिस्कशन करूँगा, बात करूँगा। सबसे पहले डेफिनेशन हमारे पास आ रही है कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है। व्हाट इज़ ग्रेविटेशनल फील्ड? शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में भी ये क्वेश्चन काफ़ी दफ़ा आया हुआ है। अर्थ के गिर्द एक ऐसा रीजन है जिसके अंदर जब कोई और मैस आता है, अर्थ उस मैस को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। ये सारा रीजन जिसके अंदर क्या है जी, अर्थ किसी और ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रही होती है, दैट रीजन इज नोन एज ग्रेविटेशनल फील्ड। द स्पेस अराउंड द अर्थ इन विच इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी। इसकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो जब किसी ऑब्जेक्ट पे लग रही होती है, जिस रीजन तक, जिस पूरे इलाके तक लगती है, उसका नाम क्या है? ग्रेविटेशनल फील्ड। अब टॉपिक हमारे पास ये है कि आपने ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर किसी दो पॉइंट के अंदर वर्क डन कैलकुलेट करना है, इनिशियल टू फाइनल पॉइंट तक वर्क डन कैलकुलेट करना है। अब वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए ये मैंने एक ग्रेविटेशनल फील्ड में से कुछ पोर्शन, जैसे लाइक अ रूम, मैंने ये रूम डिसाइड कर लिया कि रूम मेरे पास ग्रेविटेशनल फील्ड में है, इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स है, और मैं इसमें को दो पॉइंट ले रहा हूँ, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। मैं इस ऑब्जेक्ट को जिसका मैस m है, इसको ए से बी तक ले जाना चाहता हूँ अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। यानी ग्रेविटी के एक्शन में मैं क्या करना चाहता हूँ? ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाना चाहता हूँ। इसको ए से बी तक ले जाने के लिए मैंने तीन पाथ सपोज किए हैं। पहला पाथ ये सपोज किया कि मैं इस ऑब्जेक्ट को पहले अर्थ के हॉरिजेंटली मूव करवा कर पॉइंट डी तक लेके आता हूँ। मुझे कितना वर्क करना पड़ा। फिर मैं इस डी से वर्टिकली इसको पॉइंट बी तक लेके जाता हूँ। मुझे कितना वर्क करना पड़ा। वर्क को मैंने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। तो इन दोनों वर्क को जब ऐड करूँगा तो टोटल वर्क आ जाएगा फ्रॉम पॉइंट ए टू पी। इस तरीके से दूसरा पाथ होगा ए से सी तक, फिर देन सी से बी तक, दोनों को ऐड करूँगा टोटल वर्क बनेगा। तीसरा पाथ मैंने एक अंदर कर्व पाथ लिया है, जो ये ब्लैक कलर से मैं शो कर रहा हूँ। ये पाथ मेरे पास थर्ड पाथ है ए से बी तक। फिर मैं इस पाथ पर वर्क डन कैलकुलेट करूँगा। तीनों पाथ पर जो है ये वर्क डन कैलकुलेट किया जाएगा, जिसको मैं आपके सामने कैलकुलेट करके बताता हूँ क्या आंसर आता है। फिर अगली बात करते हैं। देखें जी, एक ऑब्जेक्ट है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मैस m बीइंग डिस्प्लेस्ड विद कांस्टेंट वेलोसिटी फ्रॉम पॉइंट ए टू बी अलोंग डिफरेंट पाथ्स। जो मैं बताया तीन पाथ लिए हैं। देखिएगा पहले पाथ के लॉन्ग, पहले पाथ के लॉन्ग आपने ए से बी तक वर्क किया, इसके दो हिस्से बनाए, ए से डी और डी से बी तक। अब ए से डी तक वर्क देखना। देखें ए से डी तक जब वर्क कर रहे हैं, हमने जो फील्ड लेनी है, जो फोर्स लेनी है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। यानी वर्क डन इन अ ग्रेविटेशनल फोर्स बाय अ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड बाय अ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो फिर ये ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ होगी? टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। और डिस्प्लेसमेंट हम कहाँ से कर रहे हैं? ए से बी की तरफ। तो यहाँ पर इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल आ रहा है, कितने का एंगल आ रहा है? वो 90 का एंगल आ रहा है। जब मैंने इसके ऊपर वर्क डन का फार्मूला अप्लाई करना है, वो होगा एफ डी कॉज ऑफ थीटा। तो फिर एफ की जगह इसका वेट mg और d यहाँ से यहाँ तक जितना भी डिस्प्लेस हुआ वो d है, और एंगल कितना आ जाएगा आपके पास? 90। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? cos 90 0। इसका मतलब है हॉरिजेंटल मूवमेंट के दौरान ग्रेविटेशनल फोर्स से कोई वर्क डन नहीं हो रहा, क्योंकि इन दोनों के दरमियान एंगल कितना आ गया? 90। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एंगल 90 पे वर्क डन नहीं होता। दूसरे आ जाए कहाँ पे? दूसरे पैच के अंदर जब हमने डी से बी की तरफ जाना है, जब डी से बी की जा रहे हैं तो फोर्स, डिस्प्लेसमेंट और उनके दरमियान एंगल, फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स लेनी है डी। अब मैंने डी कितना किया? मैंने सपोज कर लिया कि इसकी हाइट कितनी है? h। तो h हाइट तक मैंने इसको डिस्प्लेस करना है, और एंगल क्या होगा? देखिएगा वेट की फोर्स डाउनवर्ड लग रही है, जबकि हम डिस्प्लेस करा रहे हैं इसको अपवर्ड। तो इन दोनों के दरमियान एंगल कितना आ गया? 180। कॉज 180 की वैल्यू पुट की तो क्या आ गया? माइनस। तो माइनस mgh इज द टोटल वर्क डन अलोंग पाथ 1 ए
टू डी टू बी, तो फिर आपके पास कितना वर्क डन आ गया, -mgh। इसी तरीके से अब सेकंड पाथ पे आते हैं, लेकिन सेकंड पाथ पे हमने क्या करना है, पहले ए से सी पे जाना है, फिर सी से बी पे जाना है। अभी थोड़ी देर पहले बताया जब हम ऊपर की तरफ जा रहे थे लाइक दिस, तो जितना वर्क डन यहाँ से यहाँ तक होना है यहाँ जाते भी ऐसे ही होगा, क्योंकि फोर्स नीचे है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, एंगल cos 180, तो फिर हमारे पास जो आंसर आ रहा है क्या आ रहा है, -mgh। लेकिन दूसरा जो पाथ बन रहा है, जो आपका दूसरा पैच है सी से बी तक, ये फिर हॉरिजॉन्टल आ गया। हॉरिजॉन्टल पे एंगल फिर इनके दरमियान में क्या बन जाएगा, 90, और वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड किया तो आंसर वही वाला बना जो पहले पैच पर था, वही आंसर जो है दूसरे जो है ना पाथ पर, पहले पाथ और दूसरे पाथ का जो रिजल्ट आ रहा है वर्क डन का, वो क्या आ रहा है, वो सेम आ रहा है। अब यहाँ से हमने कंक्लूजन लिख दी है कि वर्क डन अलोंग हॉरिजॉन्टल पाथ इज 0। जब हॉरिजॉन्टल पाथ के ऊपर हम आ रहे हैं, दोनों केसेस के अंदर वर्क डन क्या आ गया था, आपके पास 0 आ गया था। अब दूसरी बात क्या देख रहे हैं साथ इसके अंदर, द वर्क डन अलोंग वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। जब अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे थे, जब अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे, दोनों केसेस के अंदर जो वर्क डन आ रहा था वो क्या आ रहा था, -mgh। अब तीसरा पाथ हमने सपोज कर लिया, यानी इनसे हमने कंक्लूजन ये कर लिया कि अगर हमें हॉरिजॉन्टली मूव करना पड़े तो वर्क डन नहीं होगा, जब हम वर्टिकल मोशन करेंगे तो वर्क डन होगा। तो फिर हमारे पास एक कर्व पाथ आ गया। अब कर्व पाथ के लिए हमने क्या किया, ये पिछली डिस्कशन का इस्तेमाल किया, पर जो कर्व पाथ है इसको इस तरह पैचेस में कन्वर्ट कर दिया कि इसके अंदर कुछ हिस्सा वर्टिकल, कुछ हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल आ रहा है, और जो पाथ हॉरिजॉन्टल मूवमेंट में आ रहे हैं इस पर वर्क डन नहीं होगा। इसका मतलब है वर्क डन सिर्फ वो होगा जब हम इस वर्टिकल पोर्शन के अंदर जो है मूवमेंट करेंगे तो हमारे पास वर्क डन होगा। अब उसके लिए क्या किया, इसके जो पैच बन रहे हैं उसको हमने पहले वाले कह दिया डेल्टा y1 हाइट, दूसरे डेल्टा y2, डेल्टा y3, डेल्टा y4, y5, इस तरह करके लास्ट वाले को हमने क्या कहा, डेल्टा yn। इसका मतलब है इन वर्टिकल्स के ऊपर वर्क डन कैलकुलेट करेंगे, तो टोटल वर्क डन क्या होगा, तमाम वर्टिकल स्टेप्स के अंदर होने वाले वर्क को जब आप ऐड कर लेंगे तो टोटल वर्क डन बन जाएगा। तो देखें मैंने क्या लिखा है, इसको डिवाइड करें, आप क्या करें, वर्टिकल और जो है ना हॉरिजॉन्टल जो है ना पाथ के अंदर या स्टेप्स के अंदर। तो हॉरिजॉन्टल स्टेप में वर्क डन 0 है, वर्टिकल स्टेप में वर्क डन क्या हुआ, टोटल वर्क डन यही होगा। तो हर पैच के अंदर, हर स्टेप के अंदर जो वर्क डन उसको कैलकुलेट करेंगे। लाइक फर्स्ट, जैसे मैं पहले वाले के अंदर जो है ना कैलकुलेट करता हूँ, टोटल वर्क क्या हो जाएगा। अब देखें इसके लिए क्या जी, वेट की फोर्स डाउनवर्ड लेकिन डिस्प्लेसमेंट है अपवर्ड, और एंगल क्या आ जाएगा 180, कॉज 180 की वजह से माइनस आ गया, वेट mg आ गया, और हाइट को हमने क्या कहा हुआ, डेल्टा y। लाइक सेकंड में, थर्ड में और लास्ट वाले में। तो अब क्या किया, -mg कॉमन लिए और ये y1 y2 ऐड किए, और ये सारे पैचेस को जब आप ऐड करेंगे तो आप हाइट के बराबर आ जाएंगे। तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, -mgh। तो देखें तीसरे पैच के अलॉन्ग भी आपने वर्क डन किया तो आपका आंसर वही आया जो पहले दो पैच के अलॉन्ग वर्क डन हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, हमने इससे कंक्लूजन क्या की कि आपके पास जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, इसमें जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इससे वर्क डन रास्ते पर, पाथ पे डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है इनिशियल से फाइनल पोजीशन पे। अगर आप इनिशियल से फाइनल पोजीशन को वेरी करते हैं तो आपका वर्क डन वेरी हो सकता है, लेकिन वर्क डन पाथ डिपेंडेंट नहीं होता। तो फिर यहाँ पर मैंने कंक्लूजन में लिख दिया, वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। क्वेश्चन तो यहाँ ख़त्म हो जाता है, लेकिन एक अगली बात इसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये कि ऐसी फील्ड जिसके अंदर इस तरीके से अगर हम उस फील्ड की फोर्स को लेके वर्क डन कैलकुलेट करें और वर्क डन हर पाथ पर, जितने पाथ को आप फॉलो करें, हर पाथ पे सेम आ रहा हो, तो इस फील्ड का एक ख़ास नाम रखा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, इसे बोलते हैं कंजर्वेटिव फील्ड, और उसकी जो फोर्स होती है उसका नाम होता है कंजर्वेटिव फोर्स। देखिए कंजर्वेटिव फोर्स को फिर क्या डिफाइन किया, द फोर्स बाय विच वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड, कि ये डिपेंड नहीं करती कि किस पाथ को फॉलो किया जाए। अगर फील्ड आपके पास कंजर्वेटिव है तो उसकी फोर्स से होने वाला वर्क डन जो है वो पाथ डिपेंडेंट नहीं होता। अच्छा, अब अगली बात देखें जी, मैं इसके अंदर एक क्वेश्चन अक्सर औकात यहाँ पुट करवाता हूँ और बताता हूँ बच्चों को कि क्वेश्चन आ जाता है कि वर्क डन अलोंग अ क्लोज पाथ इज 0।
कि वर्क डन किसी क्लोज पाथ पर जो है वो कितना होता है, वो 0 होता है। इससे क्या मुराद है? क्लोज पाथ से मुराद ये है कि जब आप किसी पॉइंट से चल रहे हैं तो दोबारा किसी रास्ते से घुमा कर उसी पॉइंट पर आप आ जाएं, लाइक दिस। अगर आप ए पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, ए से स्टार्ट करें, इस पाथ पे जाएं, इस पे जाएं, इस पे जाएं और दोबारा ए पर आ जाएं तो आपका पाथ क्लोज है। लाइक आप यहाँ से जाएं, कर्व पाथ पे जाएं बी पर, बी से डी पे है, डी से फिर दोबारा ए पे आ जाएं तो आपका जो पाथ है वो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ जाएं, इधर से आके कर्व पाथ से वापस आ जाएं तो इसी पॉइंट पे जाएं जहाँ से चले हैं, दोबारा यहीं आ जाएं तो ये पाथ क्या हो जाएगा, आपके पास एक क्लोज पाथ हो जाएगा। अब बात यह है कि वर्क डन अलॉन्ग अ क्लोज पाथ इज 0। किसी भी क्लोज पाथ के अलॉन्ग जब वर्क डन 0 हो, ये भी कंजर्वेटिव फील्ड की एक और डेफिनेशन है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखें, अगर आप यहाँ से ए से सी को फॉलो करते हैं तो इसका वर्क डन निकाल चुके हैं जो क्या है -mgh। इसके बाद आप सी से डी पे जाएंगे तो इसका वर्क डन 0 है क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल पाथ हो गया। इसके बाद अगर आप बी से डी पे आते हैं तो आप देखिएगा अब आप डाउनवर्ड आ रहे हैं, आपका वेट भी डाउनवर्ड है और डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड है। अब ये दोनों पैरेलल हो गए हैं और यहाँ पे कॉज के साथ जो एंगल आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा और कॉज 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। अब आपके पास जो आंसर आएगा जब आप बी से जो है ना डी की तरफ आ रहे होंगे तो प्लस में आपके पास इसका आंसर आएगा +mgh। तो फिर यहाँ से जब दोबारा डी से ए की तरफ आने की कोशिश करेंगे तो आप पता है यहाँ पर फिर वर्क डन क्या हो गया, 0। तो आप दोबारा जहाँ चले वहाँ पहुँच गए हैं। इसका मतलब है यहाँ से यहाँ गए तो -mgh 0 +mgh 0। तो जब चारों वर्क डन को आप ऐड करेंगे तो वर्क डन क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब है ये एक और डेफिनेशन हो गई है कंजर्वेटिव फील्ड की कि अगर आप कोई ऐसी फील्ड लें उसमें आप क्लोज पाथ पे वर्क डन करते हैं, यानी जाकर कोई प्रोसेस करके दोबारा वहीं पर आ रहे हैं इसी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर या किसी भी कंजर्वेटिव फील्ड के अंदर, वर्क डन बाय दैट फील्ड, और आपका आंसर जो है वो चेंज नहीं होता, मींस कोई वर्क डन नहीं होता, 0 रहता है। तो इसका मतलब है ये फील्ड भी क्या है, ये कंजर्वेटिव फील्ड है। अब इसका क्वेश्चन 2 तरह से आता है, जैसे मैंने ऊपर लिखा क्वेश्चन है प्रूव दैट ग्रेविटेशनल फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड। ये क्वेश्चन आ जाता है लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर। तो अब आप 2 तरीके से इस बात को प्रूव कर सकते हैं। एक तो ये प्रूव कर दें कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है, 2-3 पाथ लें, उस पर वर्क डन निकालें और वर्क डन अगर हर पाथ पे सेम आ रहा है इसका मतलब है आपने ये बात प्रूव कर दी है कि ग्रेविटेशनल फील्ड बाय ग्रेविटेशनल फील्ड करना है आपने, तो ग्रेविटेशनल फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड होगी। या दूसरा तरीकाकार ये है कि आपके क्लोज पाथ फॉलो कर लें, कोई क्लोज पाथ को फॉलो करें और उस क्लोज पाथ पे वर्क डन बाय दैट फील्ड निकालें और अगर उसका आंसर 0 आता है तो भी आप कह सकते हैं कि ये जो फील्ड है, जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, ये क्या है, ये कंजर्वेटिव फील्ड है जी। ठीक है जी। इसके बारे में क्वेश्चन, इसके बारे में कोई डिस्कशन, कोई चीज़ समझ ना आ रही है तो कमेंट सेक्शन में इसके बारे में कमेंट करें। फिर क्वेश्चंस बहुत सारे और आएंगे तो इंशाल्लाह क्वेश्चंस को इकट्ठा करके मैं एंड पर एक लेक्चर बना सकता हूं। और अगर कोई सिंपल बात होगी तो कमेंट पर भी उसमें अंदर कमेंट सेक्शन में अंदर कमेंट बॉक्स के अंदर मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।